गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम लोग टेस्ट नंबर 15 को डिस्कस करेंगे जो फुल लेंथ पेपर है और इसका पेपर हुआ था आपको 15 अप्रैल को आपका, ठीक है। और इस पेपर का पहला क्वेश्चन है मेल गैमेटोफाइट ऑफ विच प्लांट कैन लूज विएबिलिटी इन 30 मिनट। मेल गैमेटोफाइट का मतलब बेटा है पॉलन ग्रेन। मेल गैमेटोफाइट मींस पॉलन ग्रेन। तो किसका पॉलन ग्रेन 30 मिनट में विएबिलिटी लूज कर देता है? तो पहला आपका ऑप्शन है रोसेसी फैमिली, दूसरा है लेग्यूमिनोसी एंड सोलेनेसी। तो इन दोनों का मतलब इन तीनों फैमिली का जो विएबिलिटी पीरियड है वो मंथ्स है, फॉर मंथ्स, ठीक है। महीनों के लिए इनका पॉलन ग्रेन जीवित रहता है। आपका तीसरा ऑप्शन है राइस एंड व्हीट। तो राइस और व्हीट ये दोनों के पॉलन ग्रेन 30 मिनट में विएबिलिटी लूज कर देते हैं, इसीलिए इनमें बड स्टेज में क्या हो जाता है? पॉलिनेशन हो जाता है, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, मोर देन वन ओयूल इन ओवरी ऑफ दीज प्लांट्स आर फाउंड इन। देखो बेटा, अगर आप कोई फ्रूट काटते हैं उसमें एक से ज्यादा सीड निकलते हैं तो नंबर ऑफ सीड रिप्रेजेंट नंबर ऑफ ओयूल्स। तो देखो, आप वाटरमेलन काटेंगे बहुत सारे सीड निकलेंगे, पैडी यानी धान काटेंगे उसमें एक ही सीड निकलेगा, वीट में एक ही सीड निकलेगा, ठीक, मेज में एक निकलेगा, मैंगो में एक ही सीड, वीट में एक ही सीड। तो मोर देन वन ओयूल, इसमें वाटरमेलन तो सही है लेकिन पैडी और वीट गलत है। मेज, मैंगो एंड वीट, वीट में एक, मैंगो में भी एक, मेज में भी एक, तो ये भी गलत हो गया। आपका थर्ड ऑप्शन है वीट, पैडी एंड वाटरमेलन। यहाँ पर भी वाटरमेलन है, वीट है, पैडी है, तो इसमें क्या होगा? ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें एक एक, इसमें बहुत सारे। आपका करेक्ट आंसर होगा पापाया, वाटरमेलन और ऑर्किड। इन तीनों में क्या होता है? एक ही ओवरी में एक से ज्यादा ओयूल्स पाए जाते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। नेक्स्ट, विच वन इज इनकरेक्ट फॉर फैमिली ग्रेमिनी। ठीक, ग्रेमिनी फैमिली के लिए इन स्टेटमेंट्स में से कौन सा गलत है? फ्लावर्स जाइगोमॉर्फिक, सही है। बाइसेक्सुअल होते हैं, मेल फीमेल साथ में होते हैं। फ्लावर्स आर हाइपोगाइनस एंड ट्राइमेरस, ठीक है। टेपल्स टू मेम्ब्रेनस होते हैं, दे आर कॉल्ड लॉडिक्यूल्स कहते हैं, उनको लॉडिक्यूल्स कहते हैं, ऐसे बने होते हैं टेपल्स। ये ठीक, यहाँ पे ओवरी छोटी सी होती है, स्टाइल स्टिग्मा, फीदरी स्टिग्मा होता है, ठीक है। हाँ, और ये मान लो पॉलन ग्रेन लगे हैं, ये स्टेमन, ठीक। तो पहला ऑप्शन सही है, फ्लावर जाइगोमॉर्फिक होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं, हाइपोगाइनस और ट्राइमेरस। टेपल्स टू मेम्ब्रेनस, दे आर कॉल्ड लॉडिक्यूल्स, ये भी बात सही है। स्टेमन 3 होते हैं और वर्सेटाइल होते हैं। वर्सेटाइल का मतलब मुक्त डोली, इधर उधर हिलते डुलते रहते हैं। मोनोकार्पेलरी ओवरी, ठीक है। सिनकार्पस, बेटा जब एक ही कार्पेल है तो उसमें सिनकार्पस होने की कोई बात ही नहीं, तो सिनकार्पस वाली बात गलत है। फिर इंफीरियर ओवरी इन्होंने बताया, जबकि फ्लावर क्या है? हाइपोगाइनस। अगर फ्लावर हाइपोगाइनस है तो ओवरी क्या होगी? सुपीरियर होगी, इसलिए ये बात भी गलत है। यूनिलॉक्यूलर ओवरी, प्लेसेंटेशन बेसल सही है, स्टिग्मा फीदरी सही है। तो यहाँ पे दो बातें गलत लिखी हैं कि सिनकार्पस इंफीरियर ओवरी, तो ये वाला आपका आंसर गलत क्या हो जाएगा? डी, ठीक है। 93 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिपिकल ग्रोथ कर्व इन प्लांट इज। टिपिकल ग्रोथ कर्व प्लांट में बेटा क्या होता है? सिग्मॉइड होता है, ठीक है। लैग फेज, लॉग फेज, स्टेशनरी फेज, सिग्मॉइड कर्व होता है ग्रोथ कर्व। नेक्स्ट है पेरीगाइनस फ्लावर्स आर फाउंड इन विच प्लांट। ठीक, तो पेरीगाइनस फ्लावर पाए जाते हैं बेटा किसमें? रोज में, ठीक। आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी, रोज में पेरीगाइनस फ्लावर पाए जाते हैं। नेक्स्ट है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म द ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस बेटा सभी लिविंग कोशिकाओं में होती है, चाहे वो यूनिसेलुलर हो, मल्टीसेलुलर हो, एरोबिक हो, एनारोबिक हो, क्या कहते हैं, यूकैरियोटिक हो या प्रोकैरियोटिक हो,
चाहे यूनिसेलुलर, चाहे मल्टीसेलुलर, चाहे यूकैरियोटिक, चाहे प्रोकैरियोटिक, चाहे एरोबिक हो या एनएरोबिक, सभी में क्या होता है, ग्लाइकोलिसिस होती है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट सेकंड है, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट इज स्प्लिट इनटू डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट एंड 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, ये बेटा टूटता है किसमें, दो मॉलिक्यूल में, एक एल्डिहाइड और दूसरा कीटोन। एल्डिहाइड में 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, ग्लिसरल्डिहाइड, और इधर डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। इसको हम लोग कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में DHAP, और इसको कहते हैं 3PGAL। ठीक है, यहां पे एंजाइम लगता है एल्डोलेज। ठीक है, तो ये वाली भी बात सही है। तो बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। आपका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, द सीड कोट हैज 2 लेयर्स, द आउटर एंड द इनर, P and Q। तो सीड कोट में 2 लेयर होते हैं, आउटर टेस्टा, इनर टेगमेन। ठीक है, जो 2 इंटेगुमेंट होते हैं किसमें, ओयूल में, वही ओयूल से 2 इंटेगुमेंट, आउटर इंटेगुमेंट टेस्टा बनाता है, इनर इंटेगुमेंट टेगमेन बनाता है, दैट इज बीज, चोल एंड टेगमेन। आपका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट, एंडोस्पर्म इज परसिस्टेंट ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन ऑफ विच प्लांट। मतलब इन्होंने कहा है कि कौन कौन से प्लांट्स में एंडोस्पर्म बचा रह जाता है सीड बनने के बाद भी। ज्यादातर में क्या होता है, एंडोस्पर्म खत्म हो जाता है, जिसमें एंडोस्पर्म बचा रहता है उसकी बात की है। तो उसे इसीलिए इन्होंने कहा है कि भ्रूण कोष बीज अंकुरण के दौरान किस पौधों में स्थायी होता है। तो इसमें कैस्टर भी है, मेज में भी होता है, व्हीट में भी होता है। क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। आपका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, assertion, in roots the inner boundary of the cortex is impervious to water। inner boundary of the cortex जो होती है उसको बेटा हम क्या कहते हैं, एंडोडर्मिस। और रूट के इंडोडर्मल सेल्स में कैस्पेरियन स्ट्रिप्स पाई जाती है जो सुबेरिन की बनी होती है। तो ये वाली बात सही है, इनर बाउंड्री ऑफ कॉर्टेक्स इम्परवियस टू वाटर। सेकंड है, इसका रीजन बताया गया है, वाटर मॉलिक्यूल कैन पास फ्रॉम स्टील टू एपिडर्मिस ट्रांसवर्सली। ये गलत है बेटा। ठीक है, तो आपका असर्शन सही है, रीजन गलत है। असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। इन्होंने क्या कहा, वाटर मॉलिक्यूल कैन पास फ्रॉम स्टील टू एपिडर्मिस, स्टील से पानी निकल करके जाइलम फ्लोएम से एपिडर्मिस की तरफ जाता है ट्रांसवर्सली, ये बात गलत है। नेक्स्ट, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर वायरस, दे फॉर्म प्लाज्मोडियम स्टेज आफ्टर एग्रीगेशन इन फेवरेबल कंडीशन। ये बेटा गलत है। ये काम कौन करता है, स्लाइम मोल्ड्स करते हैं। स्लाइम मोल्ड्स प्लाज्मोडियम स्ट्रक्चर बनाते हैं। दे आर न्यूक्लियो प्रोटीन मोनेरंस। न्यूक्लियो प्रोटीन तो होते हैं वायरस, लेकिन मोनेरंस नहीं होते हैं, इसलिए ये भी बात गलत है। ऑब्लिगेट इंटरसेलुलर पैरासाइट, देखो ये इंटरसेलुलर मतलब सेल के स्पेसेस के बीच में नहीं होते हैं, ये सेल के अंदर पाए जाते हैं। तो क्या कहा जाएगा, इंट्रासेलुलर पैरासाइट। ऑब्लिगेट पैरासाइट तो है लेकिन इंट्रासेलुलर है, और यहाँ पे क्या दिया, इंटरसेलुलर, इसलिए ये भी गलत। आपका आंसर क्या हो जाएगा, दे पजेस ओनली वन टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड, आइदर डीएनए या आरएनए। या तो इनमें डीएनए पाया जाएगा या आरएनए पाया जाएगा, दोनों न्यूक्लिक एसिड में से एक न्यूक्लिक एसिड पाया जाएगा, विच इज इन्फेक्शियस इन नेचर। इनमें केवल एक ही प्रकार का न्यूक्लिक अम्ल होता है, या तो डीएनए या आरएनए, जिसकी प्रकृति संक्रामक होती है। आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट, रेड एल्गी पोरफायरा डिफर्स फ्रॉम ब्राउन एल्गी फ्यूकस इन हैविंग एडवांस टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नहीं, एडवांस टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता है। एब्सेंस ऑफ सेलुलोज इन सेल वॉल, सभी के सेल वॉल में सेलुलोज पाया जाता है। ठीक, पोरफायरा में भी सेल वॉल में भी सेलुलोज पाया जाता है,
और फ्यूकस की सेल वॉल में भी सेलुलोज पाया जाता है। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट ऑफ रिएक्शन सेंटर इन फोटोसिस्टम। जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं ये तो बेटा डिफरेंट होते हैं, ठीक है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट डिफरेंट होते हैं, लेकिन जैसे ब्राउन एल्गी में क्या पाया जाता है, फ्यूकोजेंथिन, ठीक, क्लोरोफिल ए और सी के साथ फ्यूकोजेंथिन पाया जाता है, जबकि रेड एल्गी पोरफायरा में क्या पाया जाता है, फाइकोइरिथ्रिन और फाइकोजेंथिन, ठीक। तो फोटो इन्होंने पिगमेंट की बात नहीं की, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट ऑफ रिएक्शन सेंटर इन फोटोसिस्टम। तो फोटो सिस्टम दोनों के रिएक्शन सेंटर सेम होगा, लेकिन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट थोड़ा डिफरेंट होंगे, इसमें ए और इसमें सी। पोरफायरा में मतलब ये रेड एल्गी है तो इसमें क्लोरोफिल ए और डी पाया जाएगा, और ब्राउन एल्गी फ्यूकस में क्लोरोफिल ए और सी पाया जाएगा, ठीक। तो नेचर ऑफ मेल गैमीट एंड स्पोर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो उन्होंने कहा है कि प्रकाश तंत्र में अभिक्रिया केंद्र सेम होगा, ठीक है, अभिक्रिया केंद्र दोनों में सेम होगा, रिएक्शन सेंटर, लेकिन मेल गैमीट और स्पोर ये डिफरेंट होंगे दोनों में। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी। देखो जो रेड एल्गी होते हैं उनके मेल गैमीट में, जैसे जो ब्राउन एल्गी है उसमें पियर शेप्ड पाया जाता है, ठीक, हेट्रोकॉन्ट फ्लैजेला पाया जाता है, पियर शेप्ड मेल गैमीट पाया जाता है, मोटाइल होते हैं, ठीक। और रेड एल्गी में क्या होता है, मोटाइल मेल गैमीट या फीमेल गैमीट मोटाइल नहीं होते हैं। तो सबसे अप्रोप्रिएट आंसर क्या है, नेचर ऑफ मेल गैमीट्स एंड स्पोर्स। नेक्स्ट, हेट्रोफिली इन कॉटन, कोरिएंडर एंड लर्क स्पर इज ड्यू टू। देखो कॉटन, कोरिएंडर, धनिया का एग्जाम्पल ले लो, सभी लोग जानते हैं जब हरी धनिया होती है बेटा तो उसकी पत्तियां चौड़ी होती हैं, ठीक है, और वही धनिया जब थोड़ा बड़ी हो जाती है तो उसकी पत्तियां पतली पतली हो जाती है, मतलब उनकी मॉर्फोलॉजी चेंज हो जाती है, पत्तियां डिफरेंट टाइप की दिखाई देने लगती हैं, ड्यू टू डिफरेंट फेजेस ऑफ लाइफ, ठीक है, उनकी लाइफ के डिफरेंट फेजेस में, मतलब जब वेजिटेटिव स्टेज में होता है तो अलग टाइप की पत्ती दिखती है, और जब वेजिटेटिव स्टेज से वो थोड़ा यंग एडल्ट स्टेज में आ जाती है तो पत्तियां दूसरी तरह की दिखाई देने लगती हैं। इसका कारण ये है डिफरेंट फेजेस ऑफ लाइफ, ठीक है, जीवन की विभिन्न अवस्थाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर नॉट इनकरेक्ट, ये ध्यान देना है, गलत नहीं है यानी कितने सही है, ठीक है, दैट इज करेक्ट, इसको हम कह सकते हैं कितने करेक्ट है। A codon is a composed of 3 adjacent nitrogenous bases which specify 1 amino acid। सही है, कोडॉन जिसको AUG मान लो है, ये AUG कोडॉन है, ये किसको कोड कर रहा है, मेथियोनिन को, ठीक, मेथियोनिन। तो AUG एक कोडॉन है जो 3 एडजेसेंट नाइट्रोजनस बेसेस से बना हुआ है और वो एक अमीनो एसिड को कोड करता है, ठीक। जेनेटिक कोड इज नियरली यूनिवर्सल, यूनिवर्सल मतलब बेटा जैसे AUG मेथियोनिन को कोड करता है तो ये बैक्टीरिया में भी करेगा, फंजाई में भी करेगा, प्लांट्स में भी करेगा, एनिमल्स में भी करेगा, ठीक है, सभी में AUG मेथियोनिन को कोड कर रहा है, सभी में तो लगभग एक जैसा होता है। हाँ, प्रोटोजोवन में कुछ कोडॉन डिफरेंट होते हैं, इसीलिए नियरली यूनिवर्सल कहा गया है, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है इसीलिए नियरली यूनिवर्सल कहा गया है। तो ये भी बात सही है, पहली बात सही है, दूसरी बात सही है, कोडॉन इज नॉट ओवरलैपिंग जनरली बट इन सर्टेन वायरसेस इट इज ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग का मतलब बेटा ये होता है, जैसे मान लिया आपने ये लिखा है AUG GCC ACUG, अब इसमें अगर नॉन ओवरलैपिंग की बात करें तो एक कोडॉन ये हो गया, दूसरा कोडॉन ये हो गया, तीसरा कोडॉन ये हो गया, 3 कोडॉन हो गए, ठीक है, नॉन ओवरलैपिंग। लेकिन जब ओवरलैपिंग होता है तो ओवरलैपिंग में बेटा क्या होता है, ओवरलैपिंग में मान लो एक ये बना, दूसरा ये वाला बन गया, तीसरा ये वाला बन गया, चौथा यहाँ ये वाला बन गया, पांचवा ये बन गया, छठा ये बन गया,
ठीक, और सातवां ये बना। तो देखो AUG पहला है, फिर UGG हो जाएगा, फिर GGC हो जाएगा, फिर GCC हो जाएगा, फिर CCA हो जाएगा, फिर CAC हो जाएगा, फिर ACU हो जाएगा। ठीक है, ओवरलैपिंग में इस तरह होता है। तो ये ओवरलैपिंग का कॉन्सेप्ट जो है नॉर्मली नहीं होता है, लेकिन कुछ वायरसेस में पाया जाता है। ठीक, तो ये भी बात सही है। देयर इज नो पंक्चुएशन बिटवीन एडजेसेंट कोडॉन दैट इज कॉमालेस। मतलब बेटा अगर ये लिखा है AUG, GUG, GGC, CCU इस तरह लिखा है, तो इसमें ये पहला एक कोडान पढ़ेंगे। अब इसमें हम रुकेंगे नहीं, फिर यहां तक AUG पढ़ लिया, फिर ये दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया। ठीक है, 4 कोडान हो गए। मतलब हम इनको जब रीड करते हैं तो 3-3 नाइट्रोजनस बेसिस के जोड़े को लेकर के हम पढ़ते हैं, रुकते नहीं है, स्टॉपेज नहीं लेते हैं। दैट इज कॉमालेस। आसन्न कोडान के बीच कोई विराम चिन्ह नहीं होता है, यानी अल्प विराम रहित होते हैं। नेक्स्ट है इंसर्शन और डिलीशन ऑफ 3 और इट्स मल्टीपल बेसेस डज नॉट चेंज द रीडिंग फ्रेम ऑफ कोडॉन। अगर बेटा किसी कोडॉन में आप 3 या मल्टीपल ऑफ 3, तो रीडिंग फ्रेम नहीं चेंज होगा। केवल वही जो नया कोडॉन पढ़ा है, 3 नाइट्रोजनस बेसेस पढ़े हैं, वहीं पे चेंज होगा, आगे का रीडिंग फ्रेम नहीं बदलेगा। ठीक, तो ये भी सही है, यानी कि आपके हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर नॉट इनकरेक्ट, सी हो जाएगा। 5 के 5 सही है, 5 बातें सही है। नेक्स्ट, सेलेक्ट द इनकरेक्टली मैच्ड पेयर। पॉलन ग्रेन गैमेटोफाइट सही होता है, एपोमिक्टिक एम्ब्रियो न्यूक्लियस से बनता है। फॉल्स फ्रूट अनफर्टिलाइज्ड ओवरी। फॉल्स फ्रूट क्या होता है, जिसमें ओवरी के अलावा अगर फ्लावर का कोई पार्ट इन्वॉल्व है, जैसे एप्पल है उसमें थैलेमस का इन्वॉल्वमेंट होता है, तो वो क्या है, फॉल्स फ्रूट। इसी तरह केवल अगर ओवरी से अगर फ्रूट बना है तो क्या है, ट्रू फ्रूट कहलाता है। अगर ओवरी के अलावा अगर कोई फ्लोरल अपेंडेजेस इन्वॉल्व है किसमें, फ्रूट बनाने में, तो वो क्या कहलाता है, फॉल्स फ्रूट। तो ये अनफर्टिलाइज्ड ओवरी नहीं होता है। ठीक, फर्टिलाइजेशन उसमें होता है। पेरिस्पर्मिक सीड ब्लैक पेपर होता है। ठीक, चुकंदर और काली मिर्च। तो आपका क्या हो जाएगा, इनकरेक्टली मैच्ड पेयर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आपका आंसर सी। हेलो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट 105, व्हाट इज फॉल्स फॉर मॉर्गन्स डाइहाइब्रिड क्रॉस कंसीडरिंग बॉडी कलर एंड आई कलर इन फ्रूट फ्लाई। तो TH मॉर्गन ने फ्रूट फ्लाई यानी ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर को एक्सपेरिमेंटल मॉडल की तरह यूज किया था। इसमें इन्होंने बोला पेरेंटल लाइन, फर्स्ट ऑप्शन है, पेरेंटल लाइन हैड येलो बॉडी एंड वाइट आई फीमेल। ठीक है, सही है। इन्होंने क्या किया था, जो पहले पेरेंटल लाइन लिया था उसमें 2 X क्रोमोसोम वाली क्या थी, फीमेल थी, और ये बेटा दोनों जो X क्रोमोसोम थे, ये दोनों X क्रोमोसोम क्या थे, म्यूटेटेड थे, दैट इज दे हैव रेसेसिव जीन। ठीक है, और मेल में क्या था, X और Y था। ठीक, तो Y पे कोई जीन थे नहीं, X में ये क्या था, वाइल्ड टाइप था। ठीक, X जो है ये आपका वाइल्ड टाइप था। ठीक, वाइल्ड टाइप यानी वन्य प्रकार। ठीक है, ये वाइल्ड टाइप था। ठीक, और ये म्यूटेटेड थी यानी रेसेसिव थी। ठीक, इनका जब क्रॉस हुआ तो क्रॉस होने के बाद एक X इस X के साथ चला गया और एक X इस Y के साथ चला गया। ठीक, तो इस प्रकार से जो फीमेल हो गई उसमें वाइल्ड कैरेक्टर आ गए। ठीक, F1 में, और मेल में क्या हो गया, ये जो X म्यूटेटेड था वो मेल के साथ चला गया। ठीक है, तो पेरेंटल लाइन में क्या लिया गया था, येलो बॉडी है, व्हाइट आई फीमेल। जो बॉडी का कलर था, येलो क्या था, रेसेसिव था, ब्राउन बॉडी क्या थी, डोमिनेंट कैरेक्टर था। ठीक है, और वाइट रेड आई डोमिनेंट कैरेक्टर, व्हाइट आई रेसेसिव कैरेक्टर। तो पहला ऑप्शन आपका सही है।
पूछा क्या है, फॉल्स क्या है इसमें, व्हाट इज फॉल्स फॉर मॉर्गन्स डायहेब्रिड क्रॉस। तो इसके अकॉर्डिंग पेरेंटल लाइन है येलो बॉडी एंड व्हाइट आइड फीमेल, ये करेक्ट आंसर है। ठीक, ऑल F1 मेल प्रोजेनी वेर वाइल्ड टाइप, सारे F1 वाइल्ड टाइप नहीं थे। देखो बेटा मैं फिर से एक बार क्रॉस करके बताता हूं। ये मान लो पेरेंटल टाइप P1 जनरेशन में, P जनरेशन में ये क्या था, फीमेल थी। ठीक, और मेल में क्या था, ये आपका डोमिनेंट वाला X था और Y क्रोमोसोम से हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक, अब इसमें दो तरह के गैमेट, इसमें भी दो तरह के गैमेट, तो जब चेकर बोर्ड बनाएंगे हम लोग, तो चेकर बोर्ड में एक तरफ ये मेल का X है और ये Y है, फीमेल का ये X है और ये X है, ये रेसेसिव टाइप थे, म्यूटेटेड थे। तो X यहाँ पर X और ये रेड कलर X होगा, X और X। अब क्या होगा, रेड कलर वाला यहाँ Y से कोई मतलब नहीं है, ये X यहाँ पे आ गया। तो जो फीमेल बनेंगी, दो फीमेल बनी दो मेल बने, मेल में क्या हुआ, रिसेसिव कैरेक्टर वाला आ गया, रिसेसिव कैरेक्टर वाला आने से क्या हुआ, ये वाइल्ड टाइप नहीं रह गया, ऑल F1 मेल प्रोजेनी वेर वाइल्ड टाइप। तो ये बात क्या है, गलत है, ये दोनों जो मेल बने ये वाइल्ड टाइप नहीं रह गए, ये म्यूटेटेड हो गए, क्योंकि इनमें म्यूटेटेड X आ गया, यानी रेसेसिव टाइप के हो गए। ठीक, वाइल्ड टाइप नहीं रहे, और यहाँ पे क्या कह रहा है, वाइल्ड टाइप होंगे, तो आपका बी आंसर सही होगा। ठीक, फिर तीसरा है ऑप्शन कि पेरेंटल टाइप F2 प्रोजेनी वेर 98.7%। तो ये बेटा जो पहली क्रॉस ए कराई गई थी उसमें क्या थे, जीन बहुत पास पास में थे, जिसके कारण रिकॉम्बिनेशन बहुत कम हुआ था। तो पेरेंटल टाइप कितने बने थे, 98.7%। ये अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ये सही है। The recombinant percentage in F2 generation is 1.3%। 98.7% जब पेरेंटल टाइप के थे तो बचे कितने, 1.73, 1.3%। 1.3% क्या हो गए, ये रिकॉम्बिनेंट हो गए। तो ये वाली बात सही है, ये वाली बात सही है, ये वाली भी बात सही है, गलत कौन सी है, बी। तो आपका आंसर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फॉल्स हमको बताना है, आपका ऑप्शन होगा बी। ठीक है, नेक्स्ट assertion linkage and recombination are directly proportional। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होते हैं, जितने ज्यादा जीन लिंक्ड होंगे, पास पास में होंगे, उतना ही रिकॉम्बिनेशन कम होगा, यानी लिंकेज ज्यादा रिकॉम्बिनेशन कम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और यहाँ दिया क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो इसलिए ये क्या हो गया, गलत। रीजन इसका है टाइटली लिंक्ड जीन्स शो ए लोअर रिकॉम्बिनेशन while loosely linked genes show a higher recombination। जब जीन्स के बीच की दूरी ज्यादा होगी तो रिकॉम्बिनेशन ज्यादा होगा, और जीन के बीच की दूरी कम होगी तो रिकॉम्बिनेशन कम होगा। ठीक, तो आपका रीजन तो सही है। ठीक, तो आंसर होगा आपका assertion is false, reason is true। आपका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट The ecological pyramid of number for predator food chain on a tree। एक पेड़ पर परभक्षी खाद्य श्रृंखला के लिए संख्या का पारिस्थितिक पिरामिड है। ठीक, तो पेड़ पे क्या होते हैं, पेड़ है उस पे बहुत सारे कीड़े मकोड़े होते हैं, कीड़े मकोड़ों के बाद उस पे आके चिड़िया बैठती हैं। ठीक, तो एक पेड़ है, ये मान लो पेड़ है, ये आपका एक पेड़ है, पेड़ एक है, इस पे बहुत सारे कीड़े मकोड़े हैं, और चिड़िया इस पे क्या है, जितने कीड़े मकोड़े उसकी संख्या में कम आ रही हैं। तो ये जो स्पिंडल शेप्ड बन रहा है, कैसा बन रहा है, स्पिंडल शेप्ड। ठीक, तर्क रूप स्पिंडल शेप्ड ग्राफ बन रहा है। इकोलॉजिकल पिरामिड जो बन रहा है वो कैसा बन रहा है, प्रेडेटर फूड चेन का, ये बेटा बर्ड्स हैं, ये इंसेक्ट्स हैं और ये पेड़ है। ठीक, ये बनेगा तर्क के आकार का।
Next, how many nitrogenous bases would have been present in mRNA that codes for polypeptide chain with 60 amino acid? बेटा एक कोडॉन में 3 नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं, ठीक। फॉर एग्जाम्पल AUG या UUC, कुछ भी ले लो। एक कोडॉन 3 नाइट्रोजनस बेसेस का बनता है, ठीक। अब इन्होंने कहा है, और एक जो 3 नाइट्रोजनस बेसेस का एक कोडॉन बनता है, एक कोडॉन कोड करता है 1 एमिनो एसिड के लिए, 1 एमिनो एसिड, एक एमिनो एसिड बनाता है एक कोडॉन। अब इन्होंने कहा है कि 60 एमिनो एसिड बनाना है, तो 60, एक कोडॉन में 3 नाइट्रोजनस बेसेस, एक कोडॉन एक एमिनो एसिड। तो बेटा जब एक कोडॉन एक एमिनो एसिड बनाता है तो 60 एमिनो एसिड बनाने के लिए कितने कोडॉन चाहिए? 60 कोडॉन। और एक कोडॉन में कितने नाइट्रोजनस बेसेस हैं? 3। तो 60 एमिनो एसिड के लिए 60 मल्टीप्लाइड बाई 3 बराबर 180, इतने नाइट्रोजनस बेसेस चाहिए। लेकिन नाइट्रोजनस बेसेस बेटा एक स्टॉप कोडॉन भी चाहिए, क्योंकि टर्मिनेशन होगा। 60 एमिनो एसिड की बनाना है, तो जब तक स्टॉप कोडॉन नहीं आएगा तब तक प्रोटीन सिंथेसिस नहीं रुकेगी। इसीलिए हमें 180 नाइट्रोजनस बेसेस के साथ साथ एक UGA या UAA या UAG, ये 3 स्टॉप कोडॉन होते हैं। UGA, UAA, UAG, ये 3 स्टॉप कोडॉन है। इन स्टॉप कोडॉन में से एक का होना जरूरी है टर्मिनेशन के लिए। तो हमारे पास 180 नाइट्रोजनस बेसेस 60 एमिनो एसिड को कोड करने के लिए होने चाहिए, प्लस एक स्टॉप कोडॉन का, कोई भी एक स्टॉप कोडॉन होगा, तो 3 नाइट्रोजनस बेसेस होने चाहिए। टोटल हमारे पास कितने होने चाहिए? 183 नाइट्रोजनस बेसेस, ठीक है। नेक्स्ट, काइनेटोकोर इज डिस्क शेप्ड प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर present on outer surface and inner surface of centriole, present on outer surface of centriole as the site of attachment of spindle fiber, ठीक है ना। तो आउटर इनर सरफेस पे होती है, ये क्या है? काइनेटोकोर बेटा ये क्रोमोसोम है। इस क्रोमोसोम में ये क्या है? सेंट्रियोल है। ये क्या है? सेंट्रोमियर, ठीक। इसके दोनों तरफ इधर एक स्ट्रक्चर और इधर, ये साइट ऑफ अटैचमेंट के लिए होता है। किसके लिए? साइट ऑफ अटैचमेंट, इसको कहते हैं काइनेटोकोर, ठीक। काइनेटोकोर, एंड काइनेटोकोर इज द साइट ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा C। नेक्स्ट, सेलेक्ट फॉल्स स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू पॉलन ग्रेन। पराग कण के संबंध में गलत कथन का चुनाव करें। इंटाइन पेक्टोसेलुलोजिक इन नेचर, अंताचोल पेक्टोज और सेलुलोज का बना होता है, सही है। पॉलन ग्रेन्स आर जनरली स्फेरिकल, पराग कण आमतौर पर गोलाकार होते हैं, सही है। The vegetative cell has abundant food reserve and a small spindle shaped nucleus, ये थोड़ा सा गड़बड़ है। वेजिटेटिव सेल में abundant food reserve तो होता है, लेकिन इनका न्यूक्लियस स्पिंडल शेप्ड नहीं होता है, लार्ज इररेगुलर न्यूक्लियस होता है। जो वेजिटेटिव सेल है उसका न्यूक्लियस बड़ा होता है और इररेगुलर शेप का होता है, तो ये वाला क्या है? गलत हो गया। चौथा ऑप्शन है जेनरेटिव सेल फ्लोट्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल, ये बात सही है। तो आपको बताना क्या है? फॉल्स स्टेटमेंट। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका आंसर क्या होगा? C सही होगा। वेजिटेटिव सेल में स्पिंडल शेप का न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, लार्ज इररेगुलर शेप का न्यूक्लियस पाया जाता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ग्रासहोपर XXXO टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इज फाउंड। मेल सेक्स इन ग्रासहोपर इज डिटरमिन्ड बाय, मेल सेक्स कैसे डिटरमिन होगा? तो ये ग्रासहोपर बेटा XX प्लस ऑटोजोम,
ऑटोजोम प्लस XX ये क्या होती है? फीमेल। और ऑटोजोम प्लस X0 ये क्या होता है? मेल। ठीक। अब इन्होंने कहा है XXXO टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इज फाउंड, मेल सेक्स इन ग्रासहोपर इज डिटरमिन्ड बाय ओवा विद X एंड ऑटो क्रोमोसोम, ओवा विद X एंड ऑटो क्रोमोसोम। ठीक। तो ये तो बेटा ओवा विद X, भाई इसमें जैसे गैमीट बनेंगे, इसमें अगर हम गैमीट बनाएं तो क्या बनेगा? A प्लस X, तो ये मेल के लिए भी होगा फीमेल के लिए होगा, सेम टाइप का बन रहा है। और इसमें जो गैमीट बनेंगे दो तरह के बनेंगे, कौन कौन से? A प्लस X एक गैमीट बनेगा, दूसरा गैमीट बनेगा A प्लस 0। ठीक। अब देखो बेटा, इस A प्लस X वाले गैमीट का इससे अगर फ्यूजन होगा तो क्या बनेगा? फीमेल बनेगी। इसका इससे फ्यूजन होगा तो क्या बनेगा? ऑटोजोम प्लस XX, दैट मीन्स ये फीमेल हो जाएगी। ठीक। और ऑटोजोम फीमेल गैमीट प्लस मेल गैमीट विद A प्लस 0, तो ये बनेगा AA प्लस X0, ये क्या हो जाएगा? मेल हो जाएगा। ठीक है। तो ओवा विद X एंड ऑटो क्रोमोसोम, ओवा ये तो रहेगा ही, ओवा विदाउट सेक्स क्रोमोसोम ये गलत। ठीक। और हमसे पूछा मेल के बारे में है। ठीक। तो ये तो होगा स्पर्म विद X क्रोमोसोम ओनली, अगर X क्रोमोसोम होगा, केवल X क्रोमोसोम होगा, वो भी नहीं होगा। ठीक। क्योंकि ऑटोसोम होना जरूरी है। स्पर्म विद ऑटोसोम ओनली। अब इसमें बेटा क्या है, ये जो मेल गैमीट बना है, मेल में दो तरह के गैमीट बने हैं, ये मेल है, मेल में दो तरह के गैमीट बने हैं, फीमेल में केवल एक ही तरह के गैमीट बनेंगे A प्लस X। तो इसमें जो A प्लस 0 दैट इज ऑटोसोम, इसको हम 0 दिखाते हैं, ये कोई क्रोमोसोम नहीं है। तो जो ऑटोसोम है, केवल ऑटोसोम होंगे, उससे क्या बनेगा? मेल बनेगा। ठीक। तो स्पर्म विद ऑटोसोम ओनली, इट विल रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ मेल सेक्स इन ग्रासहोपर। तो आपका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनोड इलांगेशन, elongate fruit like apple and improve its shape, delay senescence, hasten the maturity period in conifers. All these characteristics are performed by which plant growth regulator? ठीक है। अक्ष की लंबाई बढ़ाना, सेब जैसे फल को लंबा करना और उसके आकार को बेहतर बनाना, जीर्णता में देरी करना, शंकुधारी पौधों में परिपक्वता अवधि को तेज करना, ये सभी विशेषताएं किस पीजीआर द्वारा की जाती हैं? तो क्या होगा बेटा? इसका क्या होगा? ऑक्सिन क्या होता है? ऑक्सिन क्या करता है? ये आपका एपिकल डोमिनेंस करता है, रूट इनिशिएशन कराता है। ठीक। यहां पे आपका आंसर क्या हो जाएगा? जिब्रेलिन्स। आपका आंसर क्या होगा? जिब्रेलिन। इंटरनोड इलांगेशन पर्व को लंबा करता है, अक्ष की लंबाई बढ़ाता है, गन्ने की यील्ड बढ़ाता है। तो जिब्रेलिन आपका, जिब्रेलिन के एप्लीकेशन से ये सारी चीजें होती हैं। नेक्स्ट, हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर नॉट इनकरेक्ट? नॉट इनकरेक्ट मतलब गलत नहीं है, गलत नहीं है मतलब सही है। ठीक। स्पेशल सब्सटेंसेस लाइक एटीपी कैरी एनर्जी इन देयर केमिकल बॉन्ड्स। एटीपी में 3 बॉन्ड होते हैं, एडिनोसिन फॉस्फेट बॉन्ड, फिर एनहाइड्राइड बॉन्ड के द्वारा 3 फॉस्फेट जुड़े होते हैं, और इन्हीं बॉन्ड्स में क्या होती है? एनर्जी होती है इन बॉन्ड्स में। ठीक। तो ये वाली बात सही है। स्पेशल सब्सटेंसेस लाइक एटीपी करेंसी है हमारी बॉडी की, सेल की। स्ट्रोमा लैमेली मेम्ब्रेन्स लैक पिगमेंट सिस्टम सेकेंड एज वेल एज एनएडीपी रिडक्टेज एंजाइम। जो क्लोरोप्लास्ट में एक थाइलेक्वाइड के एसिमिलेशन से क्या ग्रेना बनता है, और 2 ग्रेना को जोड़ने वाली लैमेली को स्ट्रोमा लैमेली कहते हैं, और उस स्ट्रोमा लैमेली में केवल पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट पाया जाता है, पिगमेंट सिस्टम सेकेंड, और एनएडीपी रिडक्टेज एंजाइम एब्सेंट होता है। ये भी बात सही है। थर्ड ऑप्शन है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन आल्सो अकर्स
when light of wavelength beyond 680 nanometer are available for excitation। ठीक, अगर कभी धूप कम निकली है, बादल है या जाड़े का मौसम है, तो उसमें क्या होता है, अगर 680 नैनोमीटर से ज्यादा वेवलेंथ की लाइट प्रेजेंट होगी तब भी पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट काम करता है। और पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट जब काम करेगा तो क्या होगा, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। हमको मालूम है पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट के लिए एक्साइटेशन मैक्सिमा क्या होता है, P700, दैट इज 700 नैनोमीटर की लाइट उसको चाहिए होती है। तो वही इन्होंने कहा है कि साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन तब भी होता है जब 680 नैनोमीटर से ज्यादा वेवलेंथ की लाइट प्रेजेंट है। ठीक, तो ये भी बात सही है। नेक्स्ट है एटीपी सिंथेसिस इज लिंक्ड टू द डेवलपमेंट ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट अक्रॉस ए मेम्ब्रेन। जब थाइलेक्वाइड के ल्यूमेन में प्रोटॉन की अधिकता हो जाती है, ठीक है, और प्रोटॉन की अधिकता क्यों होती है, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है तो प्लास्टोक्विनोन के कारण एक प्लास्टोक्विनोन एक्ट एज हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन डोनर है, वो इलेक्ट्रॉन कैरियर तो है, हाइड्रोजन डोनर है। हाइड्रोजन डोनर के साथ साथ प्रोटॉन पंप करता है। जब उसको हाइड्रोजन मिल जाता है, प्रोटॉन पंप कर देता है ल्यूमेन के अंदर, इलेक्ट्रॉन आगे लेके बढ़ जाता है, एक प्रोटॉन ऐसे आ गया। दूसरा स्प्लिटिंग ऑफ वाटर होती है, उसके कारण ल्यूमेन के अंदर प्रोटॉन की संख्या बढ़ जाती है। और तीसरा क्या है, स्ट्रोमा में NADP प्लस से NADPH बन जाता है, जिसके कारण स्ट्रोमा में क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं प्रोटॉन। रिजल्टिंग एक क्या हो जाता है, ग्रेडियंट डेवलप हो जाता है, और उसी ग्रेडियंट के कारण क्या है, एटीपी जनरेट होती है। तो एटीपी सिंथेसिस इज लिंक्ड टू डेवलपमेंट ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट अक्रॉस मेम्ब्रेन। ये भी बात सही है। तो इसमें पूछा गया है हाउ मेनी स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट, कितने सही हैं, गलत नहीं है। तो 4 के चारों क्या है, सही है। ठीक, नेक्स्ट, सेलेक्ट एन रॉन्ग मैच, गलत का मिलान करें। तो साल्टी एरियाज हेलोफाइल्स कहते हैं, मार्सी एरियाज में मिथेनोजेंस ग्रो करते हैं, हेटेरोसिस्ट नॉस्टॉट में पाई जाती है, जो क्या है, नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए काम आती है। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक, एनाबिना बेटा क्या है, ये फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक है। एनाबिना, नॉस्टॉट और एनाबिना फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक है। तो ये वाला कीमोसिंथेटिक लिखा होने के कारण आपका रॉन्ग हो जाएगा। आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट है मैच द कॉलम 1 विद कॉलम 2। कॉलम 1 में क्या है, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन आर कपल्ड। तो देखो बेटा, बैक्टीरिया में केवल साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस नहीं होता है। न्यूक्लियस उसका होता है, साइटोप्लाज्म में क्या होता है, नेकेड होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नाम की कोई चीज नहीं होती है। तो बैक्टीरिया में क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन यानी फॉर्मेशन ऑफ mRNA या RNA विद द डीएनए के टेम्पलेट के साथ mRNA का बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। और एक तरफ ट्रांसक्रिप्शन हुआ नहीं कि दूसरी तरफ क्या है, ट्रांसलेशन होने लगता है। तो बैक्टीरिया में ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन कपल्ड होता है। प्रोटीन सिंथेसिस अकर इन साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड। ये बेटा किसमें होता है, यूकैरियोट्स में। यूकैरियोट्स में प्रोटीन सिंथेसिस साइटोप्लाज्म में होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में अपना खुद डीएनए होता है, अपना खुद का। और इसी तरह प्लास्टिड में भी अपना खुद का डीएनए होता है। डीएनए होगा तो आरएनए होगा, आरएनए होगा तो प्रोटीन बनेगी। ठीक, क्योंकि इसमें भी 70S टाइप राइबोसोम, इसमें भी 70S टाइप राइबोसोम। एक्टिवेशन ऑफ एमिनो एसिड, एमिनो एसिड के लिए एक्टिवेशन के लिए एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम प्लस एटीपी की जरूरत होती है। और जो 30S mRNA कॉम्प्लेक्स को जीटीपी की रिक्वायरमेंट होती है। जीटीपी की सहायता से 30S mRNA कॉम्प्लेक्स जो होता है वो जुड़ता है लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम से। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ए का सेकंड, बी का फर्स्ट, सी का 4 और डी का 3rd। आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन टेक्स प्लेस। ठीक, लाइट रिएक्शन में स्प्लिटिंग ऑफ वाटर कहां होता है, ये थाइलेक्वाइड है, थाइलेक्वाइड की मेम्ब्रेन,
थाइलेक्वाइड की मेम्ब्रेन के यहाँ इनर साइड में यहाँ पर वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होता है ऑन इनर फेस ऑफ इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन। ठीक, तो क्लोरोप्लास्ट, ये तो बेटा हम थाइलेक्वाइड की मेम्ब्रेन बताए हैं। क्लोरोप्लास्ट जो है दूसरे कलर से बनाते हैं। क्लोरोप्लास्ट में ये स्ट्रक्चर, ये आउटर मेम्ब्रेन और ये इनर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। अब इसके अंदर ये थाइलेक्वाइड होते हैं और ग्रुप ऑफ थाइलेक्वाइड को ग्रेना कहते हैं। यहाँ पे इसका सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, ये इसका साइटोप्लाज्म है। ठीक, तो एक को हम लोग क्या कहते हैं, थाइलेक्वाइड। लेकिन पूरा ग्रुप क्या कहलाता है, इसको हम ग्रेना कहते हैं। सिंगुलर ग्रेनम होता है, प्लूरल ग्रेना। ठीक, तो इन्होंने पहले ऑप्शन में कहा ऑन इनर फेस ऑफ इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन, इनर फेस ऑफ इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन, यहाँ पे गलत हो गया। दूसरा है ऑन आउटर फेस ऑफ इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन, यानी यहाँ पे कहीं पे आउटर फेस ऑफ इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन, ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट है ऑन इनर फेस ऑफ थाइलेक्वाइड मेम्ब्रेन, ये थाइलेक्वाइड की मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन है पूरी, इस मेम्ब्रेन के इनर साइड में वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होता है, तो सी आंसर हो जाएगा। ऑन आउटर फेस ऑफ थाइलेक्वाइड मेम्ब्रेन, यानी ये यहां कहीं बता रहे हैं, तो यहां नहीं होता है, तो ये भी गलत हो गया। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी। ठीक, थाइलेक्वाइड झिल्ली के आंतरिक भाग पर क्या होता है, वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स। मेजॉरिटी ऑफ इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स आर, जितने भी इंसेक्ट पॉलिनेशन करते हैं उनको बेटा कुछ रिवार्ड चाहिए होता है। तो रिवार्ड, सबसे पहली बात तो फ्लावर क्या है, कलरफुल होना चाहिए। जब कलरफुल होगा तभी तो उस पर अट्रैक्ट होके जाएंगे। दूसरा क्या है, उसमें फ्रेग्रेंट यानी सुगंध आनी चाहिए। और तीसरा क्या है, उसमें नेक्टर होना चाहिए जो उनको रिवार्ड के रूप में मिलेगा। तो आपका क्या हो जाएगा, मेजॉरिटी ऑफ इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स आर कलरफुल, फ्रेग्रेंट एंड नेक्टर रिच। नेक्टरलेस नहीं होते हैं, कलर ओडरलेस नहीं होते हैं, कलर्ड गलत हो जाएगा। कलर्ड, फ्रेग्रेंट एंड नेक्टरलेस, नेक्टर नहीं होगा तो नहीं जाएंगे। कोटेड बाय वैक्सी लेयर गलत, तो आपका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, रीड द स्टेटमेंट्स केयरफुली एंड फाइंड द सेट ऑफ ट्रू स्टेटमेंट्स। तो इसमें बेटा क्या है, पहला है लेमडा फेज हैज 48,502 बेस पेयर, सही है। लेमडा फेज में 48,502 बेस पेयर यानी क्षार युग्म होते हैं। द फीचर ऑफ बेस पेयरिंग वाज वन ऑफ द हॉलमार्क ऑफ वाटसन एंड क्रिक मॉडल। जो वाटसन एंड क्रिक मॉडल दिया गया था डीएनए का, डबल हेलिक्स मॉडल, फेमस मॉडल, उसमें द्विकुंडलनी संरचना में क्षार युग्मन यानी बेस पेयरिंग उनका एक प्रमाणित पहलू था। ठीक, मतलब बेस पेयरिंग के कारण ही उन्होंने इस मॉडल को एक्सप्लेन किया या एक्सप्लेन करने में सहायता मिली। ठीक, तो ये भी बात सही है। नेक्स्ट है, टू चेन्स इन डीएनए आर पैरेलल टू ईच अदर। नहीं बेटा, पैरेलल नहीं होते हैं, ये एंटी पैरेलल होते हैं। 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड 3 प्राइम टू 5 प्राइम। ठीक, तो ये वाला आर गलत हो गया। नेक्स्ट है, सुगर एंड बेस फॉर्म द बैकबोन ऑफ डीएनए। सुगर एंड बेस बैकबोन नहीं बनाते हैं, सुगर एंड फॉस्फेट बैकबोन बनाते हैं। ठीक, तो ये भी गलत हो गया। तो आपका सही स्टेटमेंट क्या होगा, पी और क्यू। पी और क्यू यानी आपका ऑप्शन डी सही होगा। ठीक, नेक्स्ट, व्हाट वुड बी द डीएनए कंटेंट एंड नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द माइक्रोस्पोर if at G2 phase of cell division myocyte cell possess 20 picogram of DNA and 20 chromosome। ठीक, देखो बेटा, जो मियोसाइट है वो इंटरफेज क्रॉस करके आई है और हम लोग जानते हैं कि आफ्टर एस फेज
देखो जैसे इंटरफेस को 3 भागों में बांटा गया है, हम लोग जीवन की बात कर रहे हैं। जीवन में बेटा क्या क्रोमोसोम मान लो ऐसा है तो इसमें एक सिंगल डीएनए होता है, ठीक। और इसको हम कहते हैं एट जीवन। जीवन में क्या होता है, डिप्लॉयड क्रोमोसोम को 2n लिखते हैं और इसमें जो कंटेंट ऑफ डीएनए है वो 2c होता है, ठीक। आफ्टर एस फेज, एस फेज के बाद डीएनए क्या हो जाता है, एस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। तो एक ये पुराना डीएनए और एक दूसरा नया डीएनए, मान लो ये एक नया डीएनए, ठीक। तो इसको हम कहेंगे आफ्टर एस फेज। जब एस फेज कंप्लीट हो जाती है तो यहां पर क्या होगा, क्रोमोसोम नंबर सेम रहेंगे, 2n इजिकल टू 2c, 2n इजिकल टू 4c हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2n इजिकल टू 4c। यानी कंटेंट ऑफ डीएनए डबल हो गया। C का मतलब होता है बेटा, C इजिकल टू कंटेंट ऑफ डीएनए measured in पिकोग्राम। पिकोग्राम वजन यानी वेट नापने की एक यूनिट है, ठीक। तो C इज द कंटेंट ऑफ डीएनए measured in पिकोग्राम। अब देखो यहां पर कंटेंट 2C था और यहां पर 4C हो गया, ठीक। आफ्टर एस फेज, यानी ये हम बात कर रहे हैं G2 की, ठीक। G2 के बाद मियोसाइट आती है माइटोसिस में या मियोसिस में। अगर मियोसाइट की बात कर रहे हैं तो मियोसिस होगी, ठीक। तो मियोसिस में क्या होता है, पहले क्रोमोसोम आधे हो जाते हैं। जब क्रोमोसोम आधे हो जाते हैं तो क्या होगा, आफ्टर मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस फर्स्ट के बाद कंडीशन क्या हो जाती है, 2n की जगह n हो जाता है और डीएनए कंटेंट भी आधा हो जाएगा। जब क्रोमोसोम आधे हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, n इजिकल टू 2c, ठीक। लेकिन आफ्टर मियोसिस सेकेंड, मियोसिस सेकेंड के बाद क्या हो जाएगा, n इजिकल टू c। यानी जब 4 कोशिकाएं बन चुकी हैं, 4 सेल्स हैज बीन फॉर्म्ड, तो n इजिकल टू c। ये बेसिक बात थी। अब देखो इसमें ये कहा गया है कि G2 फेज ऑफ सेल डिवीजन में मियोसाइट सेल में 20 पिकोग्राम डीएनए है। G2 का मतलब हो गया 2n इजिकल टू 4c, यानी कि ये हो गया 2n इजिकल टू 4c, ठीक। अब ये 2n इजिकल टू 4c और 20 पिकोग्राम है, यानी 4c इजिकल टू 20 पिकोग्राम। तो C बराबर क्या हो जाएगा, 20 डिवाइडेड बाई 4, 4 5 जा 20, यानी 5 पिकोग्राम। C का मान क्या हो जाएगा, 5 पिकोग्राम, ठीक। दूसरा इन्होंने क्या कहा है, हाँ 20 पिकोग्राम डीएनए है और 20 क्रोमोसोम है, किसमें, मियोसाइट में, ठीक। अब क्रोमोसोम अगर 20 है, 2n बराबर 20, तो n बराबर क्या हो जाएगा, 10। तो आपका पूछा क्या पहले, डीएनए कंटेंट पहले पूछा है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम बाद में। तो डीएनए कंटेंट बेटा क्या हो जाएगा, x इजिकल टू 5 पिकोग्राम और क्रोमोसोम नंबर 10 हो जाएगा, ठीक। क्रोमोसोम नंबर 10, आपका ऑप्शन सही होगा ए, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑर्गेनिज्म सेक्सुअली रिप्रोड्यूस ओनली वंस इन देयर लाइफ टाइम। ये बेटा पैसिफिक सैल्मन फिश है, जो क्या होती है, अपने जीवन काल में एक बार बच्चे देती है, ठीक। मोस्ट बर्ड एंड मैमल बार बार करते हैं, बोनी फिशेस बार बार, कार्टिलेजिनस फिशेस भी क्या है, कई बार बच्चे देती हैं। नेक्स्ट, इन द गिवन ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ डाइकॉट स्टेम आइडेंटिफाई बी, सी एंड डी। देखो सबसे पहले एपिडर्मिस दिया हुआ है, एपिडर्मिस के नीचे बेटा क्या है, कॉर्टेक्स है, ठीक। तो बी क्या है, कॉर्टेक्स हो जाएगा। इसके बाद में पैरेन्काइमा ग्रीन कलर से दिखाया गया है,
इसके बाद में डी है, डी आपकी इंडोडर्मिस है, और सी जो है पेरीसाइकिल है। फिर फ्लोएम, कैम्बियम, मेटाजाइलम, प्रोटोजाइलम, पिथ, ये सब दिया हुआ है। ठीक, तो ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला है बी इज कोलन काइमेटस हाइपोडर्मिस प्रेजेंट जस्ट बिलो द एपिडर्मिस, सही है। डाइकॉट स्टेम में कोलन काइमा की बनी हुई हाइपोडर्मिस पाई जाती है। ठीक, दूसरा ऑप्शन है बी इज पैरेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस प्रेजेंट जस्ट बिलो द एपिडर्मिस, ये बेटा गलत हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, इसलिए क्योंकि जो डाइकॉट स्टेम है उसकी हाइपोडर्मिस पैरेनकाइमा की बनी नहीं होती, कोलन काइमा की बनी होती है। सेकंड ऑप्शन गलत। थर्ड ऑप्शन है सी इज पेरीसाइकिल, ये देखो ये पेरीसाइकिल यहां दिया हुआ है, ये सी क्या है, पेरीसाइकिल, प्रेजेंट ऑन द इनर साइड ऑफ इंडोडर्मिस एंड हेट्रोजिनस इन ओरिजिन। ठीक, तो देखो पेरीसाइकिल इनर साइड ऑफ इंडोडर्मिस, इंडोडर्मिस के अंदर की तरफ है, ये पैच जो बना हुआ है ये वाला, ये पैचेस जो है इंडोडर्मिस के अंदर की तरफ है, तो ये बात सही है, पेरीसाइकिल इनर साइड ऑफ इंडोडर्मिस और हेट्रोजिनस इन ओरिजिन है। ठीक, ओरिजिन में हेट्रोजिनस है। नेक्स्ट है सी वाला आपका सही हो गया। नेक्स्ट है डी इज इंडोडर्मिस, डी इंडोडर्मिस एंड आल्सो नोन एज स्टार्च शीथ। प्लांट में मतलब डाइकॉट स्टेम में जो इंडोडर्मिस होती है उसमें स्टार्च होता है, इसीलिए इस इंडोडर्मिस को स्टार्च शीथ कहते हैं, जबकि रूट की इंडोडर्मिस में क्या होता है, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स पाई जाती हैं। ठीक, तो आपका आंसर हो जाएगा पहला सही है, तीसरा सही है और चौथा यानी बी हो जाएगा। आपका ऑप्शन क्या होगा, बी होगा। ठीक, नेक्स्ट है न्यूक्लियोसोम इज इंट्रॉन इंटरप्टेड डीएनए। इंट्रॉन इंटरप्टेड डीएनए को हेट्रोजिनस मतलब वो एक्सॉन और इंट्रॉन दोनों होते हैं डीएनए में, तो ये न्यूक्लियोसोम इंट्रॉन इंटरप्टेड डीएनए नहीं होगा। ठीक, डबल हेलिक्स डीएनए ये भी नहीं होगा, न्यूक्लियोसोम को डबल हेलिक्स डीएनए तो डबल हेलिक्स होता ही है। ठीक, तो इसको सिंपली हम डबल हेलिक्स डीएनए ही कहते हैं, कोई दूसरा नाम नहीं देते हैं, तो ये भी गलत। तीसरा है नेगेटिवली चार्ज डीएनए रैप्ड अराउंड पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन प्रोटीन। ठीक, हिस्टोन ऑक्टामर, हिस्टोन बेटा 5 तरह की होती हैं, H1, H2A, H2B, H3, H4। तो इसमें H2A, H2B, H3 और H4 ये 4 प्रोटीन की 2-2 यूनिट, चारों प्रोटीन H2A की 2, H2B की 2, H3 की 2, H4 की 2, इसकी 2-2 यूनिट मिल करके 8 प्रोटीन मिलके क्या बनाती हैं, हिस्टोन ऑक्टामर। और हिस्टोन में बेटा लाइसिन और अर्जिनिन नामक एमिनो एसिड की अधिकता होती है, जिसके कारण वो पॉजिटिव चार्ज शो करती हैं। ठीक, और डीएनए में फॉस्फेट ग्रुप होने के कारण वो नेगेटिव चार्ज शो करता है। तो इस हिस्टोन ऑक्टामर में, ये मान लो हिस्टोन का ऑक्टामर है 8 प्रोटीन का, इसके 2.25 टन 1.75 टन इसमें डीएनए लिपटा होता है, 1, 1.5 और ये 2.25। और फिर क्या होता है, इसके आगे यहाँ पे H1 प्रोटीन लगी होती है, जिसको हम लिंकर प्रोटीन कहते हैं, एंड द डीएनए एसोसिएटेड विद दिस लिंकर प्रोटीन इज नोन एज लिंकर डीएनए। ठीक, अब इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोसोम। ठीक, तो आपका आंसर सी सही होगा। नेगेटिवली चार्ज डीएनए रैप्ड अराउंड यानी लिपटा होता है पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन ऑक्टामर। ठीक, सैटेलाइट डीएनए नहीं होगा, तो आपका आंसर सही हो जाएगा सी। नेक्स्ट, टोटल अमाउंट ऑफ एडेनिन एंड थायमिन इन डीएनए इज 45%। ए प्लस टी ये कितना है, 45%। तो बचा कितना 100% में से 100 माइनस 45 बचा कितना 55। अब बेटा देखो, जब बेस पेयरिंग होती है, जी सी से बेस पेयरिंग करता है या सी जी से बेस पेयरिंग करेगा, तो जितने जी होंगे उतने ही सी होंगे, या इधर भी देख ले, जितने एडेनिन होंगे उतने ही थायमिन होंगे।
ठीक, तो जितने एडेनिन उतने थाइमीन, तो यहाँ 45% एडेनिन और थाइमीन है, तो ग्वानिन और साइटोसिन कितने हो जाएंगे 55%। अब पूछा क्या है अमाउंट ऑफ ग्वानिन, तो हाफ कर देंगे 55 डिवाइडेड बाई 2 27.5%। ग्वानिन कितना होगा 27.5%। आपका आंसर क्या होगा डी सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट, who use the frequency of recombination between gene pairs on same chromosome as a measure of distance between gene। मतलब किस वैज्ञानिक ने यह बताया कि जीन के बीच की दूरी के माप के रूप में एक ही गुणसूत्र पर जीन जोड़े के बीच पुनर्संयोजन की आवृत्ति का उपयोग किसने किया। बेटा टीएच मॉर्गन के स्टूडेंट थे, इनका नाम था अल्फ्रेड स्टर्टीवेंट। ठीक, अल्फ्रेड स्टर्टीवेंट ने यह बताया था कि अगर जीन के बीच की दूरी क्रोमोसोम में, मान लो जीन के बीच की दूरी 1 सेंटीमार्गन है, एक जीन यहाँ है एक जीन यहाँ है, इनके बीच की दूरी 1 सेंटीमार्गन है, तो रिकॉम्बिनेशन भी क्या होगा 1% होगा। अगर इनके बीच की दूरी 10 सेंटीमार्गन है, यहाँ मान लो ये दो जीन है, इनके बीच की 10 सेंटीमार्गन है, तो इनके बीच की रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी भी क्या होगा 10% होगा। ये बताया था इन्होंने। ये स्टूडेंट थे किसके टीएच मॉर्गन के, जिन्होंने फ्रूट फ्लाई पे काम किया था। नेक्स्ट, एट द टाइम ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आइडेंटिफाइंग ए स्पेसिफिक रीजन ऑफ डीएनए सीक्वेंसेस आर नोन एज, क्या कहते हैं इसको रिपीटेटिव डीएनए। जो रिपीट, देखो हमारे जितना भी हमारा डीएनए है उसका मोर देन 98% नॉन कोडिंग डीएनए है। दैट मीन्स मोर देन 98% डीएनए डज नॉट फॉर्म एमआरएनए एंड प्रोटीन। ओनली लेस देन 2% डीएनए फॉर्म्स एमआरएनए एंड प्रोटीन। ठीक, तो जो बेटा नॉन कोडिंग डीएनए है, जो प्रोटीन नहीं बनाता है, एमआरएनए और प्रोटीन नहीं बनाता है, उसमें मेजॉरिटी ऑफ द डीएनए क्या है रिपीटेटिव डीएनए है। और उस रिपीटेटिव डीएनए को दो भागों में बांटा गया है, माइक्रोसैटेलाइट और मिनी सैटेलाइट। ठीक, तो माइक्रोसैटेलाइट और मिनी सैटेलाइट, मिनी सैटेलाइट में क्या है, जो रिपीटेटिव डीएनए बेस पेयर की संख्या होती है वो 11 से लेकर 60 तक होती है। माइक्रोसैटेलाइट में 2 से लेकर के 6 तक होती है। ठीक, तो बेसिकली यहाँ क्या पूछा है, जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में हम आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज करते हैं वो क्या होता है रिपीटेटिव डीएनए होता है। और यही वीएनटीआर वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट जो पाए जाते हैं ये मिनी सैटेलाइट में पाए जाते हैं। ठीक, वीएनटीआर, और वीएनटीआर से ही हम क्या करते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहते हैं। नेक्स्ट, द टाइप ऑफ लीव्स इन सिल्क कॉटन ट्री इज, सिल्क कॉटन यानी सेमल का जो पेड़ होता है उसमें पत्तियां कैसी होती हैं, दे आर पामेटली कंपाउंड लीफ। क्या कहेंगे, हस्ताकार संयुक्त पत्ती, ऐसे उसमें एक ही जगह से क्या है बहुत सारे लीफलेट निकलते हैं। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द गिवन डायग्राम एंड चूज रॉन्ग स्टेटमेंट। हेटेरोस्पोरस फॉर्म सही है, male gametophyte are retained on the parent sporophyte permanently, leaves are microphyll and macrophyll both सही है, gametophyte require cool damp shady places to grow सही है। तो इसमें male gametophyte are retained on the parent sporophyte permanently, ऐसा नहीं होता है। ठीक, ये आपका क्या हो जाएगा 127 का डी हो जाएगा। ठीक, N6-furfuryl aminopurine is the precursor of, N6-furfuryl aminopurine किसका अग्रदूत है, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, ऑक्सिन, एबीए। तो बेटा देखो N6-furfuryl aminopurine है, ठीक, ये काइनेटिन है, ठीक, ये साइटोकाइनिन का क्या है प्रिकर्सर है। इट इज द प्रिकर्सर ऑफ साइटोकाइनिन। 128 में N6-furfuryl aminopurine इज द प्रिकर्सर ऑफ साइटोकाइनिन। ठीक, जिब्रेलिक एसिड जिब्रेला फ्यूजिकोराई से निकाला गया था। ठीक,
ABA ट्रिप्टो से बनता है, ऑक्सिन ट्रिप्टोफैन से बनता है, और ऑक्सिन ट्रिप्टोफैन, ऑक्सिन का जो प्रिकर्सर है ट्रिप्टोफैन है। नेक्स्ट, क्लोजर ऑफ स्टोमेटा इन द एपिडर्मिस एंड इंक्रीजेस द टॉलरेंस ऑफ प्लांट्स फॉर वेरियस स्ट्रेस कंडीशन। जो बेटा प्लांट में जैसे सूखा हुआ, बाढ़ आ गई या बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ गया, जितनी भी इन्वायरमेंटल स्ट्रेसेस हैं, इनसे प्लांट को बचाने का काम एब्सिसिक एसिड करता है। ठीक, स्टोमेटा क्लोजर इन द एपिडर्मिस एंड इंक्रीज द टॉलरेंस ऑफ प्लांट को टॉलरेट करने की क्षमता प्रोवाइड करता है कौन? एब्सिसिक एसिड। नेक्स्ट, the relationship between species richness and area explored on a logarithmic scale is represented by log s is equal to log c plus z log a, where the value of z lies in the range, regression coefficient कहते हैं इसको, in the range of regardless the taxonomic group or the region। मतलब जो z की वैल्यू है उसकी एक पर्टिकुलर रेंज होती है, चाहे हम कोई भी टैक्सोनॉमिक ग्रुप की बात करें या किसी पर्टिकुलर रीजन की बात करें। ठीक, द वैल्यू ऑफ जेड लाइज बिटवीन। ठीक, तो वैल्यू ऑफ जेड जो है बेटा ये हो जाएगी 0.1 टू 0.2। ठीक है, जो जेड की वैल्यू होगी log s इज इक्वल टू log c प्लस जेड log a। ये बेटा y बराबर mx प्लस सी वाली इक्वेशन है। ठीक, तो यहां z क्या है? m के बराबर है। m क्या होती है? प्रवणता। ठीक, m क्या है? प्रवणता, और वही प्रवणता क्या कहलाता है? स्लोप कहलाता है। ये वाला स्लोप, जैसे ये ग्राफ बना हुआ, ये जो स्लोप है इसी स्लोप को m से रिप्रेजेंट करते हैं, और वही m यहां पर क्या है? z है। ठीक, ये जो स्लोप दिखाया जाता है। तो इन्होंने कहा अगर हाँ बहुत बड़े रीजन की बात करें, पूरा हम एशिया महाद्वीप की बात कर लें, तो एशिया महाद्वीप या और ऑस्ट्रेलिया या यूरोप, बहुत बड़े महाद्वीप की बात अगर करेंगे तो वहां पे वैल्यू 0.6 से लेकर के 1.2 के बीच में वेरी करती है। ठीक, लेकिन यहां पे क्या होगा? आपका आंसर बी। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट फर्स्ट, ऑन टेम्पलेट स्ट्रैंड 3' to 5' डीएनए रेप्लिकेट्स इन डिसकंटिन्यूअस मैनर फ्रॉम आउटर टू इनर। गलत। ठीक, टेम्पलेट स्ट्रैंड 3' to 5' डीएनए रेप्लिकेट इन डिसकंटिन्यूअस मैनर, नहीं ऐसा नहीं होगा। ठीक, हाँ, स्टेटमेंट सेकंड, डीएनए पॉलीमरेज कैटालाइज पॉलीमराइजेशन ओनली इन वन डायरेक्शन, दैट इज 3' to 5'। गलत। डीएनए पॉलीमरेज हमेशा कैटालाइजेशन करता है 5' to 3'। चाहे प्रोटीन हो, चाहे आरएनए हो, चाहे डीएनए हो, किसी की भी सिंथेसिस होती है, डायरेक्शन हमेशा 5' to 3' रहती है। तो ये भी गलत। तो आपका क्या हो जाएगा? बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर इनकरेक्ट। आपका आंसर क्या हो जाएगा? 131 का बी। नेक्स्ट है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। पाइनस इज मोनोसियस whereas साइकस इज डायोसियस। साइकस में मेल और फीमेल प्लांट अलग अलग होते हैं, पाइनस में एक ही प्लांट में मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन बनते हैं। ठीक, तो एक ही में बनते हैं इसलिए मोनोसियस, और साइकस में अलग अलग प्लांट में मेल और फीमेल बनते हैं। तो ये बात सही है। स्टेटमेंट सेकंड, जिम्नोस्पर्म हैव हैप्लॉइड एंडोस्पर्म, एकदम करेक्ट है। तो आपके दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर करेक्ट। नेक्स्ट, स्टेटमेंट फर्स्ट, प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप्ड अक्रॉस द थाइलेक्वाइड मेम्ब्रेन बाय स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। ठीक, वाटर की जब स्प्लिटिंग होती है तो ल्यूमेन के अंदर प्रोटॉन की संख्या बढ़ जाती है। ठीक, जब स्प्लिटिंग ऑफ वाटर के कारण इलेक्ट्रॉन तो चले जाते हैं इलेक्ट्रॉन
ट्रांसपोर्ट चेन में, ईटीएस में, लेकिन प्रोटॉन ल्यूमेन के अंदर रह जाते हैं और उस ल्यूमेन में प्रोटॉन की संख्या ज्यादा होने के कारण एसिडिक पीएच हो जाता है, पीएच डिसबैलेंस होने लगता है। तो क्या हो जाता है, एक मतलब ग्रेडियंट डेवलप हो जाता है। तो ये बात सही है। नेक्स्ट, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम स्ट्रोमा बाय ट्रांसपोर्टिंग एन इलेक्ट्रॉन रिजल्टिंग प्रोटॉन रिलीज इन द ल्यूमेन ऑफ मेम्ब्रेन। ये बेटा उसकी बात कर रहा है जब पीक्यू क्या होता है, प्लास्टोक्विनोन जो है ये इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ाता है, लेकिन कहता है हमें हाइड्रोजन चाहिए, तो ये स्ट्रोमा से एक प्रोटॉन ले करके H+ आयन ये इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ाता है। तो पीक्यू जो है प्लास्टोक्विनोन ये बदल जाता है प्लास्टोक्विनॉल में, ठीक। और फिर क्या करता है, PQH2 से ये फिर PQ में बदल जाता है और रिजल्टिंग क्या होता है, ये प्रोटॉन अंदर डाल देता है ल्यूमेन ऑफ थाइलेकोइड में। तो ये भी बात सही है, जब ट्रांसपोर्ट करता है तो प्रोटॉन एक अंदर डाल देता है। स्टेटमेंट फर्स्ट, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट है द कंपाउंड विच इज कॉमन इन एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो बेटा देखो, चाहे एरोबिक हो चाहे एनएरोबिक हो, ग्लाइकोलिसिस सभी में होता ही है, ठीक। और ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से दो पायरुवेट बनते हैं, दो पायरुविक एसिड बनते हैं, ठीक। और ये पायरुविक एसिड क्या होता है, CH3 C डबल बॉन्ड O बॉन्ड COOH, ये पायरुविक एसिड है आपका 3 कार्बन का, ठीक। तो द कंपाउंड विच इज कॉमन इन एरोबिक एंड एनारोबिक। अब ग्लाइकोलिसिस बेटा सभी में होगी। अब इस पायरुविक एसिड से या तो एरोबिक फॉर्म में जाएगा, अगर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन नहीं तो एनारोबिक फॉर्म में जाएगा। एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, और इधर क्या है, लिंक रिएक्शन, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, ठीक, एरोबिक कंडीशन में। तो दोनों में क्या है, कहने का तात्पर्य यह है कि जो पायरुविक एसिड है वो दोनों कंडीशन में पाया जाता है, ठीक। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी, ठीक। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ आरएनए प्लेज बोथ स्ट्रक्चरल एंड कैटालिटिक रोल ड्यूरिंग ट्रांसलेशन, ठीक। जब ट्रांसलेशन का मतलब होता है प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस जब होती है तो टीआरएनए का काम क्या है, ये एमिनो एसिड साइटोप्लाज्म से पकड़ के लाता है, ठीक। एमआरएनए क्या है, एमआरएनए पे कोडॉन होते हैं और ये मैसेज डीएनए का लेकर आता है, मैसेंजर आरएनए है। एचएनआरएनए हेटेरोजेनस न्यूक्लियर आरएनए है जो न्यूक्लियस के अंदर बनता है इंट्रॉन और एक्सॉन के साथ। लेकिन आरआरएनए क्या है, ये आरआरएनए बेटा राइबोसोम बनाता है, ठीक। आरआरएनए क्या बनाता है, आरआरएनए ये बनाता, स्ट्रक्चर बनाता किसका, राइबोसोम का। और इसके अलावा जो आरआरएनए है, कौन सा आरआरएनए, 23S आरआरएनए इन प्रोकैरियोट्स, यानी बैक्टीरिया में इन प्रोकैरियोट्स 23S आरआरएनए इन प्रोकैरियोट्स एक्ट एज कैटलिस्ट। और ये क्या करता है, जब प्रोटीन सिंथेसिस हो रही होती है तो उस समय एक एमिनो एसिड को दूसरे एमिनो एसिड से जोड़ता है, दैट इज इट हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक। और यूकैरियोट में 28S आरआरएनए एक्ट एज कैटलिस्ट, ठीक। ये दोनों बेटा लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम में प्रेजेंट होते हैं, ठीक। तो होप यू विल बी अंडरस्टैंड। थैंक यू ऑल।